लो नहीं है तो। कहाँ गायब, फिनिश तो आ गया नहीं राजी, ये सब गायब हो गए। यहाँ चलना था ना, जाना था ना। अरे यार सब कुछ नहीं, ठीक ठाक था। फिर से करो, फिर से करो। लाइव हो गया, यहाँ उंगली लग गई, लाइव हो गया। तुम जल्दी फोन करो। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? नहीं, उस पर नमस्कार, मेरे पास ये, मैं तो आ गई हूँ। अर्पण कुमार जी, आप कोई संकेत दीजिए। आ रही है। देखो तो डॉक्टर बिंदु द्विवेदी आ गई हैं, तिलकेंद्र अरोड़ा आ गए हैं। तो जो आ गए हैं उनको मेरा नमस्कार। आज इस कहानी श्रृंखला की तीसरी कड़ी है। अर्पण जी बहुत ही उत्साही युवा हैं और वो लोगों को कहानियाँ सुनाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हाँ, मैं देख रही हूँ तिलकेंद्र जी, आप आ गए हैं। मैं भी अपनी तीसरी कहानी लेकर आ गई हूँ। अर्पण जी, आप मुझे इतना संकेत दें या तिलकेंद्र जी ही कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक ठीक ठीक पहुँच रही है। तो समय हो गया है, मैं अपनी बात प्रारंभ कर सकती हूँ। क्योंकि कहानी से पहले मैं थोड़ी सी बात भी करना चाहती थी इस कहानी को लेकर और अपनी कहानियों को लेकर, बहुत थोड़ी सी शुरू में। अर्पण जी धन्यवाद, ऐसे भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जनसुलभ पुस्तकालय का और आपकी पूरी टीम का जिस उत्साह से आप लगे हुए हैं और एक के बाद एक रचनात्मक कार्यक्रम, रचनात्मक संवाद लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और वो भी इस बहुत कठिन समय में। मयंक पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कहा कि आवाज़ आ रही है। उदयभान पांडे जी बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम आपका स्वीकारती है दीदी। पता नहीं आप लोगों में से कितनों ने ये मेरी कहानी पढ़ी होगी या जानते होंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत। ये अर्पण जी ने फेसबुक पर डाल दिया था, तो एक बहुत ही अच्छा सा कमेंट आया था कि ये अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न आते हैं इस कहानी को लेकर कि बताइए ये कहानी, इस कहानी के रचनाकार का नाम बताइए। तो फेसबुक पर लिखने वाले ने लिखा था, मुझे नाम इस समय नहीं याद आ रहा है, नारायण भट्ट जी नमस्कार। तो लिखा था कि मुझे खुशी है कि मैंने हर बार सही जवाब दिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, कितना अच्छा लगता है कि आपकी कहानी को लेकर प्रश्न पूछे जाएं और आप उसके जो जवाब देने वाला उसमें एक प्रसन्नता की अनुभूति करे, गर्व की अनुभूति करे। इस कहानी के साथ एक इतिहास सा जुड़ा हुआ है, बहुत सी बातें, बहुत से संदर्भ और कुछ बहुत ज़रूरी संदर्भ भी, जो सुनकर आप लोगों को अच्छा लगेगा। क्योंकि अक्सर मेरे पाठक और ऐसे भी पाठकों की ये इच्छा होती है कि ये कहानी आपने कहाँ से उठाई और कहानी के पीछे की कहानी क्या है। रश्मि आ गई, रश्मि बहुत अच्छा लग रहा है, आपको सुनाती हुई कहानी भी और कहानी की कहानी भी। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम कहानी लिखते हैं, खासकर मैं, तो मैं सोचती हूँ लिखने के बाद कि ये पात्र मुझे कहाँ से मिला,
कहाँ से आया ये पात्र, और बहुत सोचकर जोड़ती हूँ कहाँ, क्योंकि जीवन में आए हुए लोग ही तो हमारे कहानियों के पात्र होते हैं। रश्मि खुद भी बहुत अच्छी कहानियाँ लिखती हैं, तो लगता है कि हाँ, कभी कभी कई पात्रों को मिलकर एक पात्र बनता है, और कभी कभी एक ही जीवन में आए चरित्र से हमारी कई कहानियों के पात्र थोड़ी 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 विशेषताएं लेती हैं। लेकिन इस कहानी के पात्र मेरे समक्ष सजीव हैं, और वो कहानी के वो काल्पनिक नहीं हैं। कहानी की घटनाएं दूसरी काल्पनिक हैं, कहानी के नेपथ्य काल्पनिक हैं, कहानी का कथा संसार काल्पनिक है, लेकिन उसके चरित्र और उससे जुड़ी घटना सच है। और ये सच मेरे पिता के जीवन की घटना के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि ये मुख्य जो घटना, जिस धुरी पर पूरी कहानी, जिस बिंदु पर पूरी कहानी लिखी गई है, वो कहानी, वो घटना मेरे पिता से जुड़ी है। अभी बताऊंगी नहीं, जैसे जैसे मैं कहानी पढ़ूंगी आपको आप स्वयं भी स्पष्ट होता चला जाएगा। दूसरी बात यह है कि कैसे, जो मैंने लिखा कि जैसे एक इतिहास दोहरा रहा है, तो ये इस कहानी को सोच कर ही मुझे याद आ रहा है कि जब सारिका से तार आया था, आप लोग को बताऊं, उस समय बड़ी पत्रिकाओं के साथ उनका ये एक तरीका हुआ करता था अपने लेखकों को एकाग्र करने का, कि जुट जाइए, इस विशेषांक के लिए आपकी कहानी चाहिए। और हमें भी लगता था, हम लेखकों को, पुराने लेखकों की मैं नहीं जानती, नए लेखकों को, कि ये जो पत्रिका हमसे कहानी मांग रही है, उस कहानी की साख का प्रश्न है। और हमें जो हमारे ऊपर विश्वास इस पत्रिका ने दिया है, जो हम पर विश्वास किया है, उस पर हमें खरे उतरना है। और इसलिए हमें पूरी एकाग्रता से ये कहानी ऐसी पूरी करनी है। लिखा होता था कि धर्मियों की प्रतिष्ठा के अनुकूल हो, सारिका की प्रतिष्ठा के अनुकूल हो। और ये कहानी सारिका के संपादक उस समय कमलेश्वर जी ही थे। ये आई थी सारिका की विजयादशमी विशेषांक के लिए, ये मुझसे मांगी गई थी, और तार आया था मेरे पास। तार का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा था मेरे ऊपर, और मैंने अधूरी लिखी कहानी इसे पूरा करने में जुट गई थी। और ये आपको और एक बात बताऊं कि मुझे लगा था कि ये पिता के समय की कहानी है, पिछली जनरेशन की कहानी है। उषा जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कहानी पढ़ी है और आप कहानी को बड़ी प्रेरणा देने वाली कहानी मांग रही हैं। तो 3-4 चीज़ें इस कहानियों से जुड़ी हैं, मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगी, और उसके बाद समय रहते कहानी शुरू करूंगी। तो पहली तो यही कि ये कहानी मैंने सोचा कि पिछली पीढ़ी का सच हो सकता है, इस पीढ़ी का सच है कि नहीं। लेकिन खुद मैंने अपने जीवन में देखा था कि एक व्यक्ति सचमुच अपना जीवन वो अपने असूलों पर और अपनी ईमानदारी की जिद पर, ईमानदारी को वो किसी बहुत बड़े गुण की तरह नहीं लेता था, वो ईमानदारी को एक जिद की तरह, एक हट की तरह, एक आदत की तरह, एक लत की तरह लेता था। तो इस तरह की मैंने अपनी ही पीढ़ी में, अपनी पीढ़ी से बल्कि थोड़ी बात की, और युवा किसी को देखा था मैंने। तो दूसरा तो वो था, और तीसरी बात ये थी कि मैं सोचती थी कि लिख तो ली, और लोग मुझसे कहते भी हैं, अक्सर मुझसे कहते हैं कि आप जिस समाज की कल्पना करती हैं अपनी कहानियों में, आप जिस विश्व की कल्पना करती हैं, क्या आप सोचती हैं कि कभी वो समय आ पाएगा, कभी वो सच हो पाएगा? तो मुझे भी लगता है कि कहीं मैं अपने पाठकों के साथ छल तो नहीं कर रही हूँ, उन्हें वही विश्वसनीय, वही पॉजिटिविटी, वही उम्मीद दे रही हूँ ना जिसके वे हकदार हैं। तो एक ये लगा था। तब मैं आपको बताऊं कि इस कहानी को लिखने के बहुत वर्षों बाद
नमस्कार मधु जी, मैं अभी कहानी की कहानी बता रही हूँ। कहानी का नेपथ्य बहुत अच्छा लगा, आप आ गई। तो मैं बता रही थी कि इस कहानी को लिखने के बाद मुझे करीब पिछले 10 वर्ष पहले की ये बात है, जब भू उत्खनन माफिया की दुर्गा शक्ति नाम की एक अफसर थी और उसने सचमुच ये लड़ाई लड़ी। और तब मुझे लगता था कि ये दुर्गा शक्ति एक महिला अफसर हो करके लड़ रही है और ये कहाँ जीतेगी। ये उत्खनन माफिया, ये सारे छद्म, सारे प्रपंच, उसमें कहाँ से एक अकेला निहत्था व्यक्ति जीत सकता है। और आप लोगों को याद हो या ना हो, मुझे याद है, ये 8-10 वर्ष पहले की बात है, वो जीती थी। मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मैं जिस कहानी को आज अविश्वसनीय मान रही थी, वो कहानी आज सच साबित हुई, मेरे समय में सच साबित हुई। तो अपनी कहानी को सच होते ही देखना कितना अच्छा लगता है, आप सोच सकते हैं। दूसरी बात है इसके शीर्षक को लेकर। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि मैं शीर्षक रखने में बहुत कमज़ोर हूँ, अच्छे शीर्षक नहीं रख पाती हूँ। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, एक तो विजयादशमी अंक लिखा हुआ था। जब ये कहानी लिखी तो मुझे निराला की राम की शक्ति पूजा की वो पंक्तियाँ याद हो गई, जो मेरी बहुत प्रिय पंक्तियाँ हैं। अंतिम पंक्तियाँ हैं उसकी, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। तो राम के में लिप्त हो जाने वाली, आ जाने वाली महाशक्ति। तो हमेशा मेरे पाठक मुझसे कहते हैं, एक तो ये संतोष कि मैंने इस कहानी का जो नाम दिया तो वो इसके लिए पूरी तरह उपयुक्त था और समय के अनुकूल भी और पात्रों और कहानी के अनुकूल भी। और दूसरी बार ये कहानी चरितार्थ भी हो गई। और तीसरा ये कहानी का अंत। कहानी का अंत मैं हमेशा बहुत पॉजिटिव तो देना चाहती हूँ, विश्वसनीय तो देना चाहती हूँ, लेकिन स्थूल नहीं देना चाहती। कहानी में मुझे किसी भी रचनात्मक विधा में मुझे आक्रामकता या लाउडनेस पसंद नहीं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि कहानी बेहद मामूलीपन से चले। धन्यवाद बिंदु जी और रश्मि। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि कहानी अपने मामूलीपन के अंदर निहित संवेदना से अपने पाठक को झकझोरे और उसके अंदर रहे, उसे बहुत चौंकाए नहीं, उसे बहुत उफान न दे, बस उसके अंदर बैठे और रहे। प्रसाद नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है आप आ गए। मैं अभी कहानी की कहानी, उसका नेपथ्य सुना रही थी लोगों को। कहानी अभी प्रारंभ करने में थोड़ा सा 2-4 मिनट की देर है। तो एक तो ये कि बड़ा मुश्किल होता है जब आप सोचिए, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ लिखने वाले हैं, उदय भानु पांडे जी हैं, कि आप पॉजिटिव भी दीजिए, आप सकारात्मक दीजिए, लेकिन स्थूल ना हो, आक्रामक ना हो, लाउड ना हो और बहुत हल्के संकेतों में हो। तो इसका फिर से मैं अंत अभी नहीं बताऊंगी, आपकी वो सस्पेंस समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसके अंत को कर तो दिया, मैं संतुष्ट हो गई थी इसके अंत से। मैं बहुत संतुष्ट थी जो दिया मैंने, जैसा मैं चाहती थी, क्योंकि मैं सकारात्मकता का उम्मीदों की ओर इशारा कर देती हूँ, संकेत कर देती हूँ, वही मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने दिया कि मैंने तो कर दिया है संकेत, लेकिन मेरा पाठक समझ पाएगा कि नहीं। देखिए, मैंने कई बार अपने पाठकों का, एक शर्त से मैं कहूँ, मुझे संकोच भी लग रहा है कि लगता है कि पता नहीं पाठक इतना हल्का संकेत समझेगा कि नहीं समझेगा। लेकिन फिर से मेरे पाठक ने मुझको गलत साबित किया और एक बहुत अच्छी मधुर सी घटना याद आ रही है। मैं उस समय आगरा गई थी और ये कहानी आगरा विश्वविद्यालय के सिलेबस में थी।
तो वहाँ एक शिक्षिका थी, प्रधानाध्यापिका नहीं, ये तो उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि ये कहानी सूर्यबाला जी हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में है। ये उस समय जब कहानी प्रकाशित हुई थी, और बहुत पुरानी कहानी है ये, 3.5 दशक पहली, तो बहुत से पाठ्यक्रमों में ये रखी गई थी, बहुत दिनों तक रही थी। लेकिन चूंकि हर रचना का, हर कहानी का एक कुछ वर्षों बाद उन्हें बदलना होता है, तो ये कहानी बाद में बदल दी गई। उस समय उस प्राध्यापिका से मैंने पूछा था बड़े संकोच से कि कहानी पढ़ाती हैं आप तो बच्चों को समझ में आती है, क्योंकि यही तो मेरा लक्ष्य था। बोली जी। मैंने कहा लेकिन अंत बहुत मामूली सा, या मतलब लोगों को समझ में आता है, बच्चों को समझ में आ जाता है ये अंत। तो आपको मालूम है, उन्होंने कहा कि सूर्यबाला जी आपने पूछा और मैं रोमांचित हो गई हूँ। देखिए मेरे रोए स्फुरित हो गए हैं। क्या इतना काफ़ी नहीं है आपको बताने के लिए कि आपकी कहानी का अंत किस तरह हमें स्पंदित करता है? तो ये होती है एक रचनाकार की संतुष्टि। जैसे मैंने आपसे कहा कि कल ही किसी ने फेसबुक पर देखा कि इस कहानी में जब आया कि इस कहानी का रचनाकार कौन है, तो मैंने सही जवाब लिखा, इसकी मुझे खुशी है। और जिन्होंने लिखा था उन्होंने सही जवाब लिखा, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो आज, और दूसरी चीज़ की ये कहानी अभी भी लोग कहते हैं कि मैडम ये कहानी 35 वर्षों की यात्रा पूरी कर चुकी है और अभी और करेगी। ये कहानी हर युग के लिए रिलेटिव है, क्योंकि हम सब चाहते यही हैं, कर नहीं पाते हैं। दूसरी चीज़, एक और चीज़ है कि ये भी याद आया बता दूं कि मैंने इसमें ईमानदारी को, असूलों को, सिद्धांतों को कहीं भी, जी हाँ प्रसाद जी, क्या मालूम बिन रोई लड़की और पूर्णाहुति में सुनाऊंगी आप लोगों को कभी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बता रही थी ईमानदारी की बात। तो मुझे लगता है कि ईमानदारी या इस तरह की पारदर्शिता, ये तो हमारे प्रकृतिगत, हमारी आदतों में होने चाहिए, हमारे स्वभाव में होने चाहिए। इन्हें ग्लोरीफाई करने जैसी कोई बात नहीं है, इनके महिमा मंडन जैसी कोई बात नहीं है। तो इस कहानी में मुख्य चीज़ यही है, इसका जो पात्र है उसकी जो ईमानदारी है, या उसकी जो टेव है, या उसके जो असूल है, वो उसको किसी वो बड़ा भारी ईमानदार है, वो बड़ा असूल वाला है, इस किस्म से नहीं देखता है। ना वो देखता है और ना लिखने वाली मैं देखती हूँ। मैं खाली इस तरह देखती हूँ। लेकिन ये स्वभाव, ये आदत हमारे अंदर तभी आती है जब हमारे बचपन का स्मृति कोश समृद्ध होता है। वीनू आप आ गई, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। अभी मैंने कहानी शुरू नहीं की है, कहानी बता रही हूँ। तो मेरा ये मानना है, और बहुत बड़ी चुनौती है आज के समय में, आज के युवा अभिभावकों के ऊपर, कि वो किस तरह बच्चों को क्या देना है। आप देखिएगा इसमें कैसे, वही इसमें बाद में आया है और उसी से कहानी का अंत हुआ है कि बच्चों के पास, हमारे पास वो स्मृति कोश होता है जो पूरी उम्र हमें वो रास्ता दिखाता है। और तब अपनी ईमानदारी हमने बचपन में देखी होती है, इतने अपने घर में देखी होती है, अपने परिवार में देखी होती है, अपने अभिभावकों में, अपने पूर्वजों में देखी होती है, दादा दादी नाना नानियों में देखी होगी। तो हमें उसे अर्जित करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो तो हमारे अंदर वो स्वभाव से, आदत से, लत और नशे की तरह होती है। इसलिए अब मुझे लगता है कि मैं कहानी शुरू करती हूँ। मैं बाद में कमेंट बिल्कुल नहीं देख पाती हूँ, और कमेंट की वो नहीं, ये कहानी है कि जो लोग भी सुन रहे हैं, जो लोग भी अभी हैं, उनसे मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ
ललित जोशी जी आ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी पिछली पीढ़ी की कहानी भी मैं नई पीढ़ी को सुनाऊंगी, कई पीढ़ियां एक साथ कहानी को सुने। और एक बात बताऊं तो मुझे कभी लगा था कि अरे क्या है सब, मैंने वही वही तो लिखा है, मामूली सी तो कहानी है। क्योंकि ये भी संस्कार हैं कि अपनी चीज़ को बहुत मामूली समझो, अपनी चीज़ को कोई बहुत बड़ा नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन लोगों की अंजलि में जब कुछ आता है, हाँ, और ये भी लगता है क्या हमने अपने पाठक की अंजलि में कितना विश्वसनीय दिया, कितना मूल्यवान दिया। क्या हम कुछ भी मूल्यवान दे पाए तो वो मूल्य कहीं ना कहीं उनके अंदर रहेंगे और उनसे वो मूल्य दूसरों में जाएंगे। और जब ऐसा होता है तभी हमारे चारों तरफ एक बहुत खूबसूरत दुनिया बसती है। और मैं आपको बताऊं, मिथिलेश यादव जी नमस्कार, आप सही समय पर आ गए। मैं कहानी शुरू करने जा रही हूँ। मैं यही कह रही हूँ कि हमारे लेखन क्या सबसे बड़ी हमारी चुनौती भी यही है और उपलब्धि भी यही है कि हमने क्या दिया आपको, हमने क्या लिखा। हम बड़ा सोच के हमने इस कहानी में ये लिखा वो लिखा, गज़ल नज़मों की तरह हम कहें कि मुलाजा फरमाइए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो मिला, कहानी चुपचाप आपकी अंजलि में जो कुछ रखती है वही हमारी उपलब्धि है और वही वास्तव में कहानी की सार्थकता होती है। बाकी तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कहने और सुनने वाले दुनिया में हैं। तो हम बहुत एक मामूली सी चीज़ को लेकर के मामूलीपन से ये चीज़ आपके सामने रख रहे हैं। और दुख का एक आखिरी कतरा, और ये जो मैंने इस कहानी के माध्यम से दो चीज़, एक नहीं बल्कि दो बिंदु। एक तो ये कि देखिए, आप कहानी सुनते हुए सोचिएगा हम कितने अभ्यस्त हो गए हैं पाखंड के, छद्म के, धूर्तता के, छल के, झूठ के, कि अब हमें सच को स्वीकारते हुए डर लगता है। हाँ नमस्कार बबीता जी, आप आ गई, अच्छा लगा। तो हमें डर लगता है, हम स्वीकार ही नहीं पाते सच को। बचपन से बच्चों की आदत पड़ी रहती है कि हाँ कह दो कि हम नहीं है घर में, कभी नहीं समझते माता पिता, कह दे कि हम नहीं हैं। प्रसाद कह रहे हैं कि एक 25 साल की लड़की पूर्णाहुति पढ़ के हर बार रोती है, ये आपके लेखन का हासिल है। तो बहुत अच्छा हुआ प्रसाद आपने बताया, ये सचमुच मेरे लेखन का हासिल है। उसको पढ़ के एक बार मुझसे पुष्पा भारती ने कहा था, धर्मवीर भारती ने कहा था कि सूर्यबाला हमने पढ़ा, हम बहुत रोए। तो मैंने कहा था कि मुझे बहुत खुशी है कि मैंने पुष्पा भारती को रुलाया। वो एक सात्विक आंसू होते हैं, रचनात्मकता की उपलब्धि होती है, हमारे अंदर संवेदना का कोश भरता है, तब हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। तो एक तो ये कि भाई हम ये, और दूसरी चीज़ इसके अंदर मैंने हल्का सा जो स्त्री विमर्श वाली बात आती है और जिसके मैं हमेशा अगेंस्ट में खड़ी होती हूँ कि स्त्री विमर्श नहीं बल्कि, और या स्त्री सशक्तिकरण कह लीजिए या सामर्थ्य, तो मैंने एक पंक्ति में इसमें स्त्री सामर्थ्य का एक पक्ष दिखाया है। वो भी अभी मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि स्त्री सामर्थ्य का पक्ष जो है वो देने में सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेने में, सिर्फ प्राप्ति में नहीं बल्कि देने में होना चाहिए। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं। अब मैं बोलती जाऊंगी, इससे अच्छा मैं बिल्कुल विराम लगाती हूँ और मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। बात फैल गई चारों तरफ, जंगल की बात जंगल की आग की तरह। क्या अरुण वर्मा ने आज फिर एक ट्रक पकड़ा है? पकड़ा है तो खैर ऐसी कोई खास बात नहीं, सभी फॉरेस्ट वाले पकड़ते रहते हैं। ऐसे
कि जहां माल लाद कर चुपचाप रफू चक्कर हो जाने की सरसराहट सुनी, टॉर्च की रोशनी फेंक कर तीखी सीटी के साथ दहाड़ मार दी। स्टॉप! कहाँ जाता है? खबरदार जो भागने की कोशिश की। चलो रोको ट्रक उधर। ट्रक रुक जाता है, बैठा हुआ ड्राइवर और साथी उतर आते हैं। फिर कुछ अदद हुजूर माई बाप किस्म के सिखाए पढ़ाए मुहावरे, कुछ गरज तरज, कुछ लानते मलामते, घुड़कियाँ और फुसफुसाहटें, और सबसे आखिर में एक हाथ से दूसरे हाथों में सरकती हुई नोटों की गड्डियाँ, और इसके बाद ट्रक ऊपर से बीड़ी और पीछे से जले तेल का धुआं छोड़ता हुआ जंगलों को रौंदता हुआ चला जाता है। सो इन बातों से कोई उत्तेजना नहीं फैलती। ये जंगल का महकमा है। उत्तेजना की लपटें तो फैलती हैं जब अरुण वर्मा कोई ट्रक पकड़ते हैं, क्योंकि पकड़ते हैं तो किसी हालत में छोड़ते नहीं। दूसरे उनके ट्रक पकड़ने पर न मटन पुलाव बन पाता है, न चिकन बिरयानी। उल्टे हफ्तों, पखवारों, सनसनी, हलचल, इंक्वायरी, बैठकें, कुल मिलाकर मौसम में ठंडक पड़ते पड़ते महीनों लग जाते हैं। और इस बार तो सीधे सीधे दावा नली भड़का दिया इस अकल के दुश्मन ने। जो ट्रक पकड़ा वो किसी ऐसे वैसे ठेकेदार जत्थेदार का नहीं, सीधे सीधे एमएलए के भतीजे का था। और ये नाते रिश्तेदारी तो देखने दिखाने के लिए है, असल में तो सारा का सारा कारोबार उनका ही है। अब ऐसे नादान तो नहीं थे अरुण वर्मा कि पहचान न पाए हों। अरे लाल सूरज के छापे की निशानी लगाई किस लिए गई है? बेकार का अड़ंगा हटाने के लिए ही तो। जंगल का जर्रा जर्रा जानता है, कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं। जब सारे क्षेत्र पर उनका राज है तो जंगल क्या उससे अलग है? उनका जंगल, वो चाहे काटें चाहे रखें, अरुण वर्मा के बाप का क्या जाता है? सब कुछ जानते हुए भी रोका। अपने पूरे होशो हवास में तो थे अरुण वर्मा। इसमें भी लोगों को शक है। फिर भी अब ऐसे कांडों के बाद उनके अगल बगल से गुजर कर किसी को अपना सर कलम करवाना है क्या? खैरियत अब चुपचाप अरुण वर्मा से कतरा कर निकल जाने में ही है। जो भी हो, ये अरुण वर्मा जाए यहां से तो चैन की सांस पड़े अगल बगल के खाते पीते क्वार्टरों में। पर एक उधेड़ बुन तो जब तक हलकोड़ती ही है कि आखिर क्या मिलता है इस शख्स को हर महीने 2 महीने पर अपना सिर इस महकमे की चक्की में डालकर कुटवाने में। देखने सुनने में तो ऐसा कुछ खपती सन की किस्म का लगता नहीं। अकड़बाज और अड़ियल भी नहीं है, सीधा सादा पढ़ा लिखा बाल बच्चेदार आदमी। फिर इसकी आदतें आखिर बिगड़ी कैसे कि अपने नौकरी के कैरियर में बदरंग थिगलियां लगवाता यहाँ से वहाँ तबादलों का फरमान लिए भटकता फिरता है। यहाँ इस हलके में भी तो अभी आए हुए ही कितने दिन, शायद अभी सारा सामान भी नहीं खुला हो। अगल बगल के क्वार्टरों की खिड़कियां आहटे लेती खुलनी बंद होनी शुरू हो गई। सरे शाम घर लौटे पतियों से हड़बड़ाई बीवियां पहले यही पूछती हैं, क्या हुआ, माने कि नहीं अरुण वर्मा? मरेंगे और क्या। गृहस्वामी लुंगी का फेंटा कसते कसते चाय का प्याला हाथ में थाम लेता है। एक बात है, मगर आदमी है दिलेर। तुम्हारा सिर। जवाब कुछ इस तिलमिलाहट के साथ मिलता है कि पूछने वाली सिर पिटाकर गृहस्वामी के लिए भजिए तलवाने पहुंच जाती है। गरम भजिए आने तक गृहस्वामी माकूल जवाब सोच चुका होता है। अभी नया खून है ना,
उबाल आते देर नहीं लगती। जब खून जलना शुरू होगा बच्चों का, तब आटे दाल का भाव पता चलेगा। कुछ इसी किस्म का वार्तालाप बाकी क्वार्टरों के पतियों और उनकी बीवियों के बीच भी चल रहा होता है। महादेव कह रहा था कि बड़ी गहमागहमी है आजकल दफ्तर में। अच्छा, ये अरुण वर्मा कैसा है देखने में? मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी देखा हो। बताऊं? 2 सींग है सींग उसके सिर पे और पीछे लंबी सी दुम। पति हड़क कर कहता है, तुम औरतों की आदत है बात का बतंगड़ बनाने की। और इस आदमी को भी क्या कहा जाए? पूछो, जो चीज़ हर तरफ से एक्सपेक्टेड है, हर खुलेआम चालू है, ऊपर से नीचे तक हर कोई जानता है, हर कोई समझता है, उसे लेकर इस तरह की बेवकूफ़ी की हरकत करके कौन सा झंडा फहरा लेना चाहते हो? हर दर्जे की नासमझी और कूड़मगजी। लेकिन सुनने वाली ने चपरासियों, मातहतों की कानाफूसी के दौरान जो कुछ सुना था, उसे सहेजती हुई अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाती। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है, उसे पहले से मालूम होता कि ट्रक मृत्युंजय सिंह के भतीजे का है तो भी रोक लेता क्या? गृहस्वामी इस जवाब से कतरा जाने के लिए जल्दी से आलू चॉप का एक बड़ा सा टुकड़ा मुंह में भर लेता है। दफ्तर में भी फाइलें एक मेज से दूसरी मेज पर सरकती हुई फुसफुसा रही हैं एक ही सवाल के साथ। क्यों भाई, मालूम नहीं था इन अरुण वर्मा को, या जानबूझकर शेर की माद में? अरे वो तो छोड़ भी दो, जाने में या अनजाने में, लेकिन अब होगा क्या? कहाँ डिस्पैच किए जाएंगे यहाँ से ये? यार, डिस्पैच की बात तो तब होती है जब 1,00,000-2 लाख के ठेकेदारों ताबेदारों के काम में खलल डालते हैं, लेकिन ये रास्ता तो सीधे जहन्नुम को जाता है। अच्छा, ये इसने बिना किसी सोर्स पुल के यूं ही कर डाला? कहीं कोई खानदानी दुश्मनी? ऐसा तो कोई खानदान वाला खानदानी है भी नहीं, कोई जर जमीन मिल्कियत वाला भी नहीं है। तब क्यों करता है ऐसा? सुना बच्चों की 2 बरस की पढ़ाई का नुकसान पहले ही हो चुका है ऐसे ही झमेलों में। बेबात इतना बड़ा बखेड़ा मोल लेना कुछ समझ में नहीं आता। आखिर क्यों? आखिर क्यों? कुछ नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि भैये। सुना पिछले हलकों के सहकर्मियों में तो मशहूर हो गया था कि जो घर फूके आपना जाए अरुण वर्मा के साथ। यानी ब्लैक लिस्टेड। एक मनचला 2 हथड़ मारकर ठहाका लगाता है। वाह, जरा सोचो यारो, ईमानदारी और असूल पर भी अब बाकायदे ये भी अब ब्लैक लिस्टेड होने लगे। अम्मा कहाँ की फिलॉसफी छांट रहे हो? अभी तुमसे कहें कि जरा आज की जिंदगी से सही और गलत, ईमानदारी और बेईमानी को छांट छांट कर अलग अलग कर लोगे क्या? बोलो, कुव्वत है छांटने की? मालूम तो होगा कि बेईमानी, झूठ और फरेब से निकलकर जिंदगी का तर्जुमा करोगे तो क्या होगा? इस पर खटर खट चलती चलती टाइप पर चलती उंगलियां अटक कर लम्हे भर को रुक गईं, लेकिन फिर सिर झुकाए बदस्तूर चालू हो गई। और देखिए दूसरी तरफ, घरघराते कूलर की साउंड प्रूफ दीवारों के अंदर भी महकमे में एक मातहत आवाज पेशी लगाती है। सर, वो अरुण वर्मा वाले केस का क्या किया जाए? क्या करना चाहते हो तुम? मैं? सर, मेरा क्या चाहना? आवाज हकलाती है। जैसा आप चाहें। क्यों? वर्मा तुम्हारे अंडर में है, इमीडिएट बॉस तो तुम हो, रिपोर्ट तुम्हें ही अपने कमेंट के साथ फॉरवर्ड करनी है, तो सोचो भाई।
आवाज़, अफसर की आवाज़ हंसी के छर्रे सी छोड़ती है। अब तुम उसे ईमानदार मानते हो तो लिख दो। अफसर प्यादे को फर्जी में बदल देता है। लेकिन सर, मेरे मानने न मानने से ज़्यादा तो डिपार्टमेंट प्रूफ पर जाएगा ना, और प्रूफ में पहले ही 3-3 जगहों से ट्रांसफ़र। ये सारी बातें रिपोर्ट के साथ ऊपर तक जाएंगी ही। लोग, तुम एक जिम्मेदार अफसर हो, दूध पीते बच्चे नहीं कि सारी बातें तुम्हें नए सिरे से समझाई जाएं। नहीं, समझ जाते हैं। अब समझ में आना कहाँ बाकी। बॉस को इस आदमी में कोई इंटरेस्ट नहीं। उसने साफ साफ इशारा कर दिया है। तो गले में फिर भी कहते हुए कुछ रुंधता है। फिर सस्पेंशन ओके। छोटा अफसर समझता है इस लहजे को। बड़ा अफसर खुश है। उसे साफ साफ ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हटाओ, सस्पेंड करो साले को। आखिर देर सवेर तो उसे बर्खास्त होना ही है। ऐसे ऐसे मूजी इस महकमे में और कितने दिन चलेंगे। इतना तो उसे ट्रक पकड़ने के साथ ही मालूम होना चाहिए था कि किस ट्रक को पकड़ने का क्या हश्र होता है। हमें भी तो ऊपर तक जवाब देना है। पूरे दफ्तर में सनसनी फैली और बैठ गई। अरुण वर्मा सस्पेंड हो गए। लेकिन अपना साहब बड़ा नेकदिल है। राजकिशोर बताता था, उन्हें सस्पेंशन लेटर देते समय उसकी आवाज़ भर्राई थी, उनके हाथ कांपे थे। वरना जंगल का महकमा जंगल से भी ज़्यादा जंगली होता है। लेकिन ये अरुण वर्मा अजीब ही भेजे का आदमी है भाई। सस्पेंशन का लिफाफा लेकर ऐसे निकलता है जैसे साग सब्जी लाने का थैला लेकर निकला हो। निर्विकार, निसंकोच, चेहरे पर न आक्रोश, न उद्वेग, न तिलमिलाहट, न शर्मिंदगी। एकदम सपाट, थमा थमा सा। किसी को देखकर मुस्कुराहट वैसी ही बरकरार है। न किसी को मुंह चुराने का अवसर देता है, न कतराकर निकल जाने का ही। खुद बढ़कर हाल चाल पूछ लेता है और अंत में सस्पेंशन ऑर्डर लिए चुपचाप घर आ जाता है। पड़ोस के क्वार्टरों की खिड़कियां फिर अकुलाहट से खुलनी बंद होनी शुरू हो गई। कुछ आहट या सुराग लेने के लिए। पता नहीं बेचारे के घर में चूल्हा भी जला या नहीं। ऑफिस से लौटे हुए लोग बीवियों से पूछ रहे हैं, क्या कहती हो, चलना चाहिए या नहीं? हाँ हाँ, तुम तो उसी दिन से कह रही हो, पर यहाँ तो आगा पीछा सब सोचना पड़ता है ना। कब किस क्वार्टर की खिड़की क्या सुराग ले रही है और लेकर आला टेबलों पर जड़ रही है। पता है, बीवी बच्चों वाले ठहरे डर कर रहने दुबकने में ही खैरियत है। और बीवियां सोचती हैं कि अगर आज इन मर्दों के हम बीवी बच्चे ना होते तो अपनी सारी तोहमतें आखिर किसके पल्लू से बांधते। चलो भाई चलो, अब तो जो होना था हो चुका। अब कुछ खास खतरा नहीं है। अब चलकर अरुण वर्मा से मिल आया जाए। बच्चे दरवाजा खोलकर किलके, पापा भाटिया अंकल आए हैं। तो अंदर ले आओ बेटे। वे लोग अजीब सकते की सी स्थिति में घुसते हैं। लेकिन यहाँ तो सब सामान्य, शांत। फिर भी बात शुरू करना अपना फर्ज है। भाई वर्मा, मुझे तो बड़ा रंज हुआ सुनकर। बाय गॉड, बहुत। शाम जब से आए हैं तब से उदास बैठे हैं, बीबी ने हुंकारी मारी। अरुण वर्मा कृतज्ञता जताते हैं। फिर भी एक बात कहूं, ये कहाँ का बवाल अपने सिर ले बैठे। ठीक नहीं किया यार। वंदना नमस्ते, मैं पढ़ रही हूँ।
ये ठीक नहीं किया यार। अरुण वर्मा चुपचाप सुनते रहे। अच्छा, बड़े भाई की हैसियत से एक बात पूछता हूं, कोशिश नहीं की कहीं? किस बात की? अरे, मामला रफा दफा करने की। अरुण वर्मा ने हैरानी से देखा। मैं ही मुद्दा उठाऊं और मैं ही रफा दफा करने को कहूं भाटिया साहब? लो, सभी करते हैं। कह देते कि मुझे मालूम नहीं था कि ट्रक मृत्युंजय सिंह के भतीजे का है। अरे कितने तरीके हैं मेरे भाई। लेकिन भाटिया साहब, मुझे तो मालूम था। ट्रक वाला बार बार इसी पर तो मुझे धमकाना चाह रहा था, और अब अपने सच को मैं झूठ में बदल दूं? अम्मा यार, जिंदगी में यह रामायण महाभारत क्यों घसीटते हो? अरुण वर्मा रोकते न रोकते कही गया। रामायण महाभारत इसी जिंदगी से ही उपजे हैं भाटिया भाई। छोड़ यार, तू छोटा है अभी। इतना तो मानेगा कि मैं उम्र में, एक्सपीरियंस में तुमसे बड़ा हूँ। उसी हिसाब से कहता हूँ, ये मगजमारी छोड़ो, हंसी खुशी रहना सीखो। कहते हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। अरुण वर्मा चुप हो गए। वो कहना चाहते थे कि जिंदा दिली के अर्थ हमने बदल दिए हैं भाटिया साहब, लेकिन ना कह सके। शायद जानते थे कि भाटिया की समझ में वो सपना आएगा, लेकिन अपने को रोकते न रोकते जैसे पूछे बिना नहीं रह पाए। एक बात बताइए भाटिया साहब, क्या आप सचमुच समझते हैं कि ये मेरी भूल है? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत है। इतनी देर से समझदारी और चतुराई बखानते भाटिया की आंखें सकपकाकर सीधे जमीन की ओर झुक गईं, लेकिन तत्काल संभाल ले गए भाटिया। देखो, सोचने समझने का तो कोई अंत नहीं। बिला वजह इस सब में सिर खपाने से क्या फायदा? ना, कुछ नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान। मैं नफे नुकसान की नहीं भाटिया भाई, सही गलत की पूछ रहा था। अरुण वर्मा ने नम्रता से टोका। भाटिया झल्लाए। ठीक है, फिर सोचो भाई, सोचो, जमाओ सही गलत के हिसाब का रोकड़ा। लेकिन उसके पहले अपने बीबी बच्चों के हाथ में भीख का कटोरा थमाना न भूलना, समझे? तत्क्षण भाटिया को ख्याल आया, क्या कह गए? तो वसुधा वर्मा की ओर झुकी नजरों से देखकर बोले, माफ करना मिसेस वर्मा, जज्बात में बह गया। और वापस वर्मा की ओर मुखातिब होकर बोले, इतना समझ लो, आदमी सिर्फ शक्ल के लिए नहीं करता ये सब। चाहता कोई नहीं, लेकिन बस करना पड़ता है। कहते कहते भाटिया हाँफने लगी। अरुण वर्मा जैसे भाटिया से नहीं, खुद अपने आप से बोली, हाँ यही तो, चाहते हम कुछ और हैं, करते कुछ और। वैसे गलत पाठ को गलत समझते हुए भी रटते चले जाने की आदत पड़ जाती है। भाटिया चले गए तो कौशिक आए। उन्होंने शुरुआत यूं की, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे वर्मा? कहीं किसी ने तुम्हें उकसाया तो नहीं? मेरा मतलब है विरोधी पार्टी वालों ने। दरअसल एक बार पहले भी नहीं। अरुण वर्मा ने उनका आशय समझकर टोका, कम से कम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कौशिक साहब। ऐसा कुछ नहीं? कौशिक की आंखें हैरानी से फैलती चली गई। तो तुम्हारा मतलब है इस दुस्साहस और तबाही को तुमने खुद बुलावा भेजा है? कहीं कोई और ताकत तुम्हारी बैकिंग नहीं कर रही? हाँ कौशिक साहब, झूठ नहीं बोलूंगा, एक ताकत है जो हमेशा मेरी बैकिंग करती रहती है, लेकिन पता नहीं, शायद ये ताकत से ज़्यादा एक आदत, एक लत है। अरुण वर्मा बच्चों सी हंसी हंसते हैं।
कौशिक का चेहरा उतरता चला जाता है, एक विचित्र एंटी क्लाइमेक्स से गुजरने की तरह। ये कैसा स्कूप, ये कैसा रहस्योद्घाटन कि मुंह चुराकर निकल जाने को जी चाहने लगे। लेकिन फिर भी मंच के बीचों बीच फंसे थे कौशिक, एकदम से भाग भी नहीं सकते थे। बोले, फिर भी मान लो तब तैश में थे, लेकिन अब तो आगा पीछा सोचो। लगातार सोचता रहा हूं कौशिक भाई, लेकिन ये लत मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, मुझसे चिपक कर बैठ गई है, मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई है। ठीक है भाई, अपना फर्ज था, बता दिया, निकलो हंसिया, उगलते वक्त मालूम पड़ेगा। और कतराते हुए कौशिक भी उठ खड़े हुए। कौशिक के बाद जोशी, जोशी के बाद प्रभाकर, प्रभाकर के बाद अस्थाना। रात तक वसुधा थक गई। अंतिम मेहमान के जाते ही बोली, खाना लगाती हूँ। हाँ, भूख लग गई है। बच्चे सो गए क्या? गिरे सन्नाटे के बीच भी वसुधा ने मुस्कुरा कर आंख मारी। इशारा था बच्चे सोए नहीं हैं, आंखें मूंदे सोने का बहाना किए बिस्तर पर पड़े हैं, पिता का इंतजार कर रहे हैं पापा को बुद्धू बनाने के लिए। अरुण वर्मा बच्चों के पास गए, उन्हें ध्यान से देखने का ढोंग करते हुए वसुधा को आवाज दी, अरे बच्चे तो सो गए, चलो हम दोनों खा लें। और बच्चे चादर फेंक किलकारी मारते हुए पिता से लिपट गए। मन खुशी से लाबालब कि पापा को खूब बुद्धू बनाया। खाना देखते ही अरुण वर्मा किलक उठे, अरे वाह, मूली के पराठे, कुरकुरे और लाल सुनहरे, एकदम माँ की तरह। ये तुमने अच्छा किया वसुधा, जो माँ से पराठे बनाना सीख लिया। वसुधा ने जानबूझकर बनाए थे आज। बोली, डोंगा तो खोलो, पालक और बैगन भी है, तुम्हारे परिवार का फेवरेट। हाँ, पिताजी को बहुत पसंद था, हफ्ते में 2 दिन तो बनते ही बनते थे। उस दिन भी माँ ने बैगन पालक ही बनाए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। और फिर जैसे मनपसंद खाने के साथ मनपसंद कहानी से दोहरा रहे हूँ। मैंने तुम्हें बताई थी ना पिताजी के साथ घटी वो घटना वसुधा, जब पिताजी डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल थे शिक्षा विभाग में। एक बार गर्मियों में दौरे पर आए डायरेक्टर के लिए बर्फ का इंतजाम नहीं हो पाया था। बस गुस्सैल अफसर बिलबिला उठा था, अंग्रेज अफसर। फौरन पिताजी का सस्पेंशन ऑर्डर लिखा और चलता बना। सारा स्टाफ सन्न, हर तरफ तहलका और सन्नाटा साथ साथ। 1-2 सहकर्मियों ने सुना तो आकर पिताजी को समझाया, माफ़ी मांग लीजिए सर, शायद अफसर का दिमाग बदल जाए, नहीं तो फला के पास चला जाए, चलिए हम लोग भी आपके साथ चलकर कोशिश करते हैं। पिताजी ने माफ़ी मांगने से साफ मना कर दिया, उल्टे उन लोगों को शांत किया और चुपचाप घर लौट आए। माफ़ी न मांगने का कारण भी स्पष्ट था। शहर में कहीं बर्फ नहीं थी उस दिन, और सिर्फ बर्फ लाने के लिए 15 मील दूर विभाग की गाड़ी भेजना पिताजी के उसूलों के खिलाफ था। ये सब किसी से कहने की ज़रूरत थी भी नहीं। विभाग का हर बड़ा छोटा सहयोगी और कर्मचारी जानता था, और ये भी कि 18 सालों की पिताजी की नौकरी में कहीं लापरवाही या बेअदबी का एक छोटा सा धब्बा भी नहीं था। उनके असूलों, आदर्श और स्वाभिमान की मिसाल पेश की जाती थी। उनकी बेदाग कलम की इज्जत और शोहरत थी। कौन? आपके पिताजी की पापा? बच्चों की 2 जोड़ी कौतुक भरी आंखें थोड़ा थोड़ा समझते हुए पूछ रही थी। हाँ हाँ, मेरे पिताजी की, और नहीं तो क्या, तेरे पिताजी की। और अरुण वर्मा बच्चों के साथ खिलखिलाकर हंस पड़े।
फिर क्या हुआ था? बच्चे अभिभूत थे। फिर कुछ नहीं। मेरे पिताजी घर आए, बिना किसी से कुछ कहे, माँ से भी नहीं, यही बैगन पालक के पराठे खाकर सो गए। लेकिन जब सुबह उठे और अखबार उठाया तो आंखों पर विश्वास न आया। शहर के सारे प्रमुख अखबारों के पहले पृष्ठ पर ही पिताजी की मुअत्तली की खुलेआम भर्त्सना की गई थी। उनकी कार्यकुशलता और निष्ठा के प्रतिदान स्वरूप मिले नौकरशाही के इस कोप को सारे शहर के बुद्धिजीवियों, प्रमुख नागरिकों और सहयोगियों ने घोर अत्याचारपूर्ण और अन्यायपूर्ण ठहराया था। दूसरे दिन ऑफिस जाने पर पता चला विभाग के आधे से ज़्यादा कर्मचारियों ने अपने इस्तीफे तैयार कर रखे हैं। फिर छोटी बिटिया उनीदी हो रही थी, लेकिन बेटे की आंखों में नींद की जगह एक चमक थी। फिर डायरेक्टर को क्षमा याचना के साथ अपना ऑर्डर वापस लेना पड़ा था। बस कहानी खत्म, अब आप भी सो जाइए, अरुण वर्मा ने बेटे के गाल पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा। बच्चे चले गए। अभी तक वसुधा लगातार चुप रही थी, लेकिन बच्चे सो गए तो बिस्तर पर आकर अनायास पूछ बैठी, सुनो अरुण, तुम भी किसी ऐसे ही चमत्कार की उम्मीद तो नहीं कर रहे हो? पागल हुई हो? ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? इसलिए कि इतनी बार की सुनाई कहानी अपने पिताजी की आज तुमने फिर दोहराई, शायद किसी उम्मीद से। वो तो अरुण वर्मा हंसे, अपनी बैकिंग के लिए, क्योंकि ये सब मेरे बहुत छुटपन से मिली संजीवनी है वसुधा। टॉनिक असूनों के पक्के परिवार का 40 साल पुराना नुस्खा। अरुण हंसे, लेकिन फिर जैसे कबूलते हुए बोले, लेकिन सच सच कहूं वसुधा, तो मन बहुत उद्विग्न है। मेरे और बच्चों के लिए नहीं ना, वो तो आज की समर्थ नारी तुम संभाल ले जाओगी। तुम लोगों की सामर्थ्य की इससे बड़ी सार्थकता और दूसरी क्या हो सकती है? सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए भी लड़ना कोई लड़ना है? अरुण ने चुहल के स्वर में वसुधा से कहा। ठीक, मान लिया। फिर तुम्हारी उद्विग्नता का कारण? हाँ, कारण नहीं छिपाऊंगा। तुमने महसूसा ना, इतने लोग आए मुझे समझाने, लेकिन उनमें से एक ने भी ये नहीं कहा कि मैं कहीं ना कहीं सही हूँ। मेरा मतलब किसी इनकलाब या विद्रोह से नहीं है वसुधा, लेकिन आज लोग सही को सही मान लेने में भी इतना घबराते क्यों हैं? यहाँ मेरे घर के अंदर एक छोटा सा सच स्वीकारने में तो कहीं कोई नुकसान नहीं था उनका। सीधी सी बात है, उनका नजरिया दूसरा है अरुण, और तुम्हें किसी की दया या सहानुभूति की जरूरत भी नहीं है। नहीं वसुधा, अपने लिए नहीं, मैं तो खुद उनके लिए कह रहा हूं। लेकिन एक बात और भी तो है, अगर सच और सही को मान लेने की इतनी सी भी निडरता नहीं बची हमारे अंदर, तब तो कुछ भी सोचना या करना व्यर्थ है ना। ऐसा लगता है मुझे, लगने लगा है। फिर वही बदलाव या चमत्कार की बातें अरुण। चमत्कार जैसा कुछ कर दिखाने की मंशा या महत्वाकांक्षा तुम्हें नहीं पालनी है। तुमने खुद स्वीकारा है कि ये तुम्हारी लत है, आदत है, बस इसी तरह करते चलना है तुम्हें। लेकिन आदमी हूं वसुधा मैं भी, किसी भी औसत कमजोर आदमी की तरह मेरे अंदर भी कमजोरियां हैं, मुझ में भी पनपती हैं कमजोरियां। दुविधा मुझे भी घेरती है। कभी कभी मुझे भी लगता है कि बीवी बच्चों के दुखते कंधों के बूते पर किया गया यह व्रत संकल्प
क्या मेरी ऐश और मुफ्तखोरी नहीं होगी? जानती हूँ, जिस व्यक्ति का परिवार उस पर आश्रित हो, उसकी बाध्यता, उसकी सीमाएं होती हैं। एक हद से आगे नहीं जाया जा सकता। लेकिन यहाँ हमारे केस में तो मैं तुम्हें स्वतंत्र करती हूँ अरुण। तुम इसे मेरी महत्वाकांक्षा समझ लो। टॉनिक नहीं पिया तुम्हारे परिवार का तो क्या हुआ? वसुधा हंसी। लेकिन बच्चे सो गए। वसुधा ने हंसकर बातों का रुख मोड़ दिया। तुम भी सो जाओ अब। लेकिन सो नहीं पाए अरुण वर्मा। सारी रात आंखें छत दीवार टकटोरती रहीं। एक के बाद एक सधे बधे हाथ उन्हें वापस लौट जाने का रास्ता दिखाते रहे, जैसे कह रहे हों, लौटो अरुण वर्मा, यह आम रास्ता नहीं है। औसत सामान्य आदमी का इस राह से गुजरना बहुत मुश्किल है। अरुण वर्मा सोचते हैं, जानते तो वो भी हैं, जानते हैं ये सब, लेकिन कहाँ रोक पाते हैं अपने आप को? वही आदत, लत। सुबह सुबह आंखें खुली तो झुटपुटा सा था। बच्चे और वसुधा सोए हुए ही थे। अब आज ऑफिस भी कहाँ जाना। एक बहुत बड़े सपाट सन्नाटे भरे निचाट मैदान के बीचों बीच जैसे अकेले खड़े हों अरुण वर्मा। कुछ नहीं सूझा तो चुपचाप छोटी सी खुरपी उठाई और लेकर बगीचे में आ गए। यूं ही क्यारियों के बीच अनमने से सूखी पीली पत्तियों को धीमे धीमे निकालकर अलग करने लगे कि तभी आंखें मलता छुटंका सा बेटा आकर उनसे लिपट गया। पापा, वो जो कल आप बता रहे थे अपने पापा वाली बात, आज फिर से ठीक ठीक बताइए। मैं ना अपने दोस्तों को जाकर बताऊंगा। अरुण वर्मा ने सहसा बेटे को बाहों में भरा और अपने कद की ऊंचाई पर उठा लिया। नमस्कार। कहानी समाप्त हो गई। आशा है आपको इसका अंत समझ पाए होंगे, अगर मेरी आवाज़ ठीक गई होगी। अंजू जी नमस्कार। नरेश अग्रवाला जी नमस्कार। बहुत संतोष होता है जब भी इस कहानी का पाठ कहीं करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। धन्यवाद वंदना, धन्यवाद नरेश जी। जब कहानी लोगों तक पहुँचती है और एक उम्मीद का छोर उन तक उनके साथ जुड़ता है। तो समय से समाप्त हुई कहानी और जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों तक, अच्छा, बहुत पसंदीदा कहानी है रश्मि आपकी, मतलब आप पढ़ चुकी थी इसे, मुझे लगता है। अच्छा, चलिए, आप पढ़ चुकी थी फिर भी आप पढ़ने आ गई हैं। अर्पण कुमार जी, बहुत बहुत आभार तो आपका, अपने कहानी इतने लोगों तक पहुंचाई। बिंदु जी आपका, बबीता जी, प्रसाद कह रहे हैं पढ़ लिया आपने सूर्यबाला, स्पेशल टच। स्पेशल नहीं है, सब कुछ बहुत मामूली है, आप लोग उसे स्पेशल बना देते हैं। रचना नहीं, पाठक, पढ़ने वाले, सुनने वाले उसे स्पेशल बना देते हैं और तब लगता है कि यहाँ आकर कलम सार्थक हुई। तो अर्पण जी, मधु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। उषा जी बहुत धन्यवाद। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी चलनी चाहिए ये सोच, क्योंकि है अभी बहुत लोग हैं, अच्छाइयाँ हैं, बहुत खूबसूरती है हमारे चारों तरफ और हम भी उसमें अपना अवदान, अपना योगदान दें।
तो हम में से हर के तरफ, जो मैं कहती हूँ, एक छोटी छोटी जो हम खूबसूरती बांटेंगे तो बढ़ती है। और मैं मानती हूँ कि बुरी लतों की तरह अच्छी लतें भी फैलती हैं, अच्छी आदतें भी फैलती हैं। हाँ, चलिए, उषा जी कह रही हैं कि अंत बहुत सुंदर लिखा है और आपने पहले भी पढ़ा, तो आप सबका। बबीता जी कह रही हैं धन्य हो गए। मैंने कहा मैं भी धन्य हुई। रचनाकार की रचना की सबसे बड़ी सार्थकता है जब वो आप तक पहुंच जाए। उषा जी आ गई, छोटी आ गई, और ओहो, और वो कह रही कि अब सुनूंगी, आपको सुनाए बिना तो मैं रहूंगी नहीं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का जुड़ना। हाँ, कोई बात नहीं, आप सुन लेंगी, बाद में सुन लीजिएगा, लेकिन आपको सुनना ज़रूर है क्योंकि आपकी तरह की कहानी है, आपने भी ऐसी कहानियाँ लिखी हैं। तो अर्पण जी, मुझे आप अनुमति दीजिए, समय भी पूरा हो गया है, कहानी भी पूरी हो गई है, बातें भी पूरी हो गई हैं। बहुत 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 धन्यवाद आपका। धन्यवाद उषा जी, धन्यवाद अर्पण जी। हाँ बिंदु जी, मेरे लिए भी, मधु जी मेरे लिए भी, उषा जी। हाँ, बिना सुने नहीं रहूँगी दीदिया, मुझे अच्छा लग रहा है। अलका मिश्रा जी, आप लेट हो गई, कोई बात नहीं, बाद में सुन लीजिएगा, लेकिन सुनिएगा ज़रूर, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है अर्पण जी, फिर से धन्यवाद, और अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।